गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 101 है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम जनरल साइंस के प्रश्नों पर, ठीक है, 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो और पेड पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 101 या आगे जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कीट दंश से होने वाली जो खुजली होती है वो किसके कारण होती है? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक या मॉलिक एसिड? देखिए, एसिटिक एसिड से तो हो नहीं सकती, सिरके में पाया जाता है। लैक्टिक दूध में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड इसका सही उत्तर हो जाएगा, मॉलिक सेब में। तो कीट दंश से जो है फॉर्मिक अम्ल का स्राव होता है, जो शरीर पर होने वाली खुजली के लिए उत्तरदायी है। फॉर्मिक अम्ल को मेथनॉलिक अम्ल भी कहा जाता है। बाकी मौलिक अम्ल की बात करें तो हरे सेब में पाया जाता है और हरे सेब के खट्टेपन के लिए जिम्मेदार होता है मौलिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, यानी विनेगर में। और लैक्टिक अम्ल की बात करें तो लैक्टिक अम्ल पे तो बहुत प्रश्न बने एग्जाम में। लैक्टिक अम्ल को सबसे पहले स्वीडन के रसायन वैज्ञानिक कार्ल विल्हेम सीले ने 1780 में विलगित किया था। और लैक्टिक अम्ल जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका अणुसूत्र होता है C3H6O3। और इसमें थकान का अनुभव उस समय होता है जब मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल एकत्र होने लगता है। इसमें नहीं, हमें थकान का अनुभव, ठीक है। और इस लाइन से कई बार एग्जाम में प्रश्न भी पूछा है, यूपीपीसीएस में भी पूछा है, आरओ में भी पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। मूत्र यानी यूरिन में प्राय कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? विटामिन ए, सी, बी और के। यूरिन में जो विटामिन उत्सर्जित होता है वो होता है विटामिन बी। देखिए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप पेड सीरीज से जोड़ सकते हैं। देखिए, मूत्र में यानी यूरिन में विटामिन बी का स्राव होता है और जो यूरिन है वो जल, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का संग्रह है। और एक प्रश्न बड़ा पूछते हैं एग्जाम में कि जो यूरिन का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है वो। निम्नलिखित में से कौन सा पादप वाहनों के प्रदूषण को अवशोषित करने के लिए सामान्यतः सड़कों के साथ साथ उगाया जाता है? कौन सा है वो पादप? नारियल, नीम, बोगनवेलिया या फिर कैलोट्रोपिस? यहाँ उत्तर बोगनवेलिया है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, बोगनवेलिया नामक पादप सड़कों के किनारे वाहनों के प्रदूषकों को अवशोषित करने हेतु लगाया जाता है, क्योंकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती। यह सामान्यतः सड़कों के किनारे उगाया जाता है और यह एक कांटेदार सजावटी झाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। ग्वाला दूध के बर्तन में केले के पत्ते डालता है, क्यों डालता है? वो क्यों ऐसा करता है? क्योंकि केले का पत्ता दूध को ताज़ा बनाए रखता है, दूध को अम्लीय और खमीर प्रतिरोधी बनाता है, दूध को क्षारीय और खमीर प्रतिरोधी बनाता है, दूध की सफ़ेदी को बढ़ाता है। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उसमें ऐसे जो ऑप्शंस होते हैं कि ताज़ा बनाता है, चमक बढ़ाता है, तो इनको एलिमिनेट कर दीजिए। सबसे पहले उत्तर बी या सी में से एक होगा। दूध को क्षारीय और खमीर प्रतिरोधी बनाता है, ठीक है, सी है इसका आंसर। देखिए, केले का जो पत्ता होता है वो दूध को अधिक क्षारीय और खमीर प्रतिरोधी बनाता है और केले की पत्तियों में ट्रिप्टोफान पाया जाता है जो कि क्षारीय प्रभाव रखता है, जिसके कारण दूध अधिक समय तक फटने से बचा रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय नहीं है, यानी बायोडिग्रेडेबल नहीं है? इसमें ऊनी चटाई, चांदी की पन्नी, चमड़े का थैला, जूट की टोकरी। जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा डिग्रेडेबल हो जाए वो बायोडिग्रेडेबल। ऊनी चटाई हो जाएगी, चमड़े का थैला हो जाएगा, जूट की टोकरी, चांदी की पन्नी नहीं होगी। देखिए, चांदी की पन्नी बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जबकि ऊनी चटाई, चमड़े का थैला, जूट की टोकरी जैविक क्रियाओं द्वारा वातावरण में निम्नीकृत हो जाते हैं। इसके अलावा टमाटर के छिलके, प्याज के छिलके, सब्जियों के छिलके, कुछ भी। नंबर 6 पर आ जाइए। रासायनिक रूप से रेशम के रेशे प्रमुखतः हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, बहुशर्करा और वसा का मिश्रण, उपरोक्त में से कोई नहीं। रासायनिक रूप से रेशम के रेशे प्रोटीन है। देखिए, रासायनिक रूप से रेशम जो है एक प्राकृतिक प्रोटीन है और रेशम के प्रोटीन रेशे मुख्यतः फाइब्रोइन के बने होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में बेजोड़ शब्द को चुनिए। बेजोड़ मतलब जिसका जोड़ मेल नहीं खाता, यानी एक तरह से विषम को चुनिए। इसमें से विषम कौन है इसमें? लिली, पौधा, गुलाब, सूरजमुखी। देखिए पौधा ही विषम है इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है। तो पौधा का छोड़कर जो है सभी फूलों के नाम है, तो उत्तर पौधा। आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। मृत अंगों यानी डेड ऑर्गन्स को सामान्यतः या साधारणतः फॉर्मलिन में रखा जाता है। क्या है फॉर्मलिन? इसमें जलीय फेरस सल्फेट है, जलीय फॉर्मल्डिहाइड है, जलीय फॉर्मिक अम्ल है, जलीय फेरिक अम्ल क्या है? फॉर्मलिन है, जलीय फॉर्मल्डिहाइड, बी है इसका आंसर। देखिए फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन है और मृत जीव 10% फॉर्मलिन में लंबे समय तक संरक्षित किए जाते हैं। जीव विज्ञानी विभिन्न जीवों को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए इस विलयन का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सबसे सटीक उत्तर देना है इसमें। प्याज के काटने और छीलने पर निम्नलिखित में से किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आ जाता है? कोशिकाओं में सल्फर, कोशिकाओं में कार्बन, कोशिकाओं में वसा, कोशिकाओं में अमीनो अम्ल। देखिए सबसे अच्छा उत्तर यहाँ पर होगा कोशिकाओं में अमीनो अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगर ये नहीं होता तो आंसर ए हो जाता है इसका। क्योंकि देखिए प्याज की कोशिकाओं में सल्फॉक्साइड नामक अमीनो अम्ल होता है। क्या होता है? अमीनो अम्ल। तो डी सही है। तथा प्याज काटने पर यह वातावरण में पहुंचकर सल्फोनिक अम्ल बना लेता है। सल्फोनिक अम्ल प्याज की कोशिकाओं से निकले एंजाइम में मिलकर प्रोपेन इथियोल एक्स एस ऑक्साइड बनाता है, जिससे आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो ज़्यादा सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? कोशिकाओं में अमीनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। शरीर के भीतर रक्त का स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होती? हीमोग्लोबिन, हेपेरिन, फाइब्रिन, प्लाज्मा। ये तो करवाता है, ठीक है। इससे नहीं होती, हेपेरिन से। जोक भी जब काटता है तो यही छोड़ता है हेपेरिन। मच्छर की लार में भी होता है हेपेरिन। देखिए शरीर के भीतर रक्त का स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं होती। और हेपेरिन जो है हमारे रक्त प्लाज्मा में पाया जाने वाला एक विशेष पदार्थ है जो रक्त को जमने नहीं देता। इसके अलावा यह मच्छर के लार में पाया जाता है, जोक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। साबुन ग्रीस को हटाता है। सोप रिमूव्स ग्रीस। ग्रीस मतलब उसका तेलीय गुण को हटा देता है। कैसे हट करता है वो? स्कंदन के द्वारा, अधिशोषण के द्वारा, पाशीकरण के द्वारा या पराशरण के द्वारा? वो हटाता है पाशीकरण के द्वारा। सी है इसका आंसर, ठीक है। अमल्सिफिकेशन। तो साबुन पाशीकरण द्वारा ग्रीस को हटाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? देखिए सबको पता होगा जलने के लिए ऑक्सीजन और अग्निशामक है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दहन पोषक तो इसमें ऑक्सीजन ही है। देखिए ऑक्सीजन एक दहन पोषक गैस है क्योंकि दहन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है और यह ऑक्सीजन के बिना संभव ही नहीं है। अतः दहन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण अभिकारक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एक अग्निशामक है, आग को बुझाती है। धुआं कैसा मिश्रण है? क्वेश्चन नंबर 13। धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? धुआं है द्रव एवं ठोस मिश्रित गैस। देखिए धुआं जो है वास्तव में द्रव एवं ठोस मिश्रित गैस है। मिश्रण वे द्रव्य हैं जो दो या दो से अधिक द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनते हैं। धुआं जो है कोलाइडल विलयन का उदाहरण है, जिसमें ठोस एवं द्रव परिक्षेपित प्रावस्था तथा गैस परिक्षेपण माध्यम में होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर निम्नलिखित में से कौन से ग्रेनाइट के दो मुख्य घटक हैं? इसमें ग्रेनाइट के दो मुख्य घटक कौन कौन से हैं? सिलिका और एल्यूमिनियम, सी। देखिए ग्रेनाइट के दो मुख्य अवयवीय घटक हैं इसमें, सिलिका और एल्यूमिनियम। पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड पेंट को कौन सा रंग देता है? पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड पेंट को हरा रंग देता है, ठीक है। देखिए पेंटों में जो क्रोमियम ऑक्साइड है वो हरा रंग बनाता है,
जबकि लाल रंग अगर आपको प्राप्त करना है तो क्यूप्रस ऑक्साइड से बनेगा, नीला रंग चाहिए तो कोबाल्ट ऑक्साइड से बनेगा। ये मैच करने के लिए पूछ लेता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करेंगे। ये हैं रोग यानी डिसीज, ये हैं उनके कारक कैसे वो होते हैं। टाइफाइड और हैजा बैक्टीरिया से, डेंगू इन्फ्लुएंजा वायरस, फील फाँव कृमि से। कौन सा सही है? बिल्कुल, साल्मोनेला टाइफिस होता है टाइफाइड, और विब्रो कोलेराई से होता है कोलेरा यानी हैजा बैक्टीरिया ये वो। डेंगू इन्फ्लुएंजा वायरस है, फील पाँव कृमि है, सभी है सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए, ये जीवाणु जनित रोग हैं। टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, मुहासे बैक्टीरिया के कारण होते हैं। डेंगू खांसी जुकाम या इन्फ्लुएंजा और एड्स वायरस से होने वाला रोग है। फील फाँव नामक रोग कृमि की विभिन्न स्पीसीज के द्वारा होता है। बाकी सामान्य त्वचा पर विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं वो फंगस के कारण होते हैं, फंजाई के द्वारा। बाकी मलेरिया और काला आजार वो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। इसमें जो काला आजार है वो लीशमानिया प्रोटोजोआ से होगा, ठीक है। मलेरिया, काला आजार और निंद्रालु व्याधि ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। जो काला आजार है वो लीशमानिया प्रोटोजोआ से होगा, कई बार एग्जाम में पूछा है। निंद्रालु व्याधि होती है ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ से, ठीक है। मलेरिया को फैलाता कौन है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। एंटीबायोटिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट हैं, कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, एंटीबायोटिक सामान्यतः बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं और ये वायरस संक्रमण पर भी कारगर साबित होते हैं। ऐसा है क्या? एंटीबायोटिक वायरस संक्रमण पर कारगर नहीं होते, गलत है दूसरा स्टेटमेंट। पहला वाला करेक्ट है, सेकंड को एलिमिनेट कर दीजिए जहाँ जहाँ है। देखिए, एंटीबायोटिक सामान्यतः बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि देखें तो बहुत से बैक्टीरिया अपनी रक्षा के लिए कोशिका भित्ति बना लेते हैं। पेनिसिलिन उनकी इस प्रक्रिया को बाधित कर देता है। पेनिसिलिन से बहुत प्रश्न बने एग्जाम में, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया इसको। देखिए, जिस कारण वे कोशिका भित्ति नहीं बना पाते और सरलता से मर जाते हैं। वायरस में नहीं होता ऐसा। देखिए, मानव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति जो है नहीं होती है, इसलिए पेनिसिलिन का प्रभाव उन पर नहीं होता। वायरस में बैक्टीरिया के जैसा कोई भी मार्ग नहीं होता जिसे बाधित करने से उनकी मृत्यु हो जाए। इसी कारण कोई भी एंटीबायोटिक वायरस संक्रमण पर प्रभावकारी नहीं है। तो दूसरा वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन। हैजा रोग यानी टीबी रोग वायु द्वारा संचरित हो सकता है। क्षय रोग, टीबी रोग वायु द्वारा संचरित हो सकता है। हैजा, कोलेरा दूषित पानी से संचरित हो सकता है। एड्स केवल लैंगिक संपर्क से संचरित हो सकता है। देखिए, तीसरा वाला गलत लग रहा है, ठीक है। इन्फेक्टेड सिरिंज से भी हो सकता है। इन्फेक्टेड जो ब्लड है उसको स्थानांतरित करने से भी हो सकता है एक से दूसरे में, ठीक है। संक्रमित माता से उसके बच्चे में हो सकता है। तो थर्ड वाले को एलिमिनेट करना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा। 3-3 जहाँ पर उसको हटा दीजिए, केवल 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा ये। देखिए, क्षय रोग जो है वायु द्वारा, ठीक है, और हैजा दूषित जल से संचरित हो सकता है, तो पहला दूसरा करेक्ट है। एड्स ऐसा नहीं है, केवल लैंगिक संपर्क से ही होगा। रुधिर यानी रक्त स्थानांतरण से हो सकता है, दूषित सिरिंज से हो सकता है, गर्भावस्था के दौरान जो है रोगी माता से शिशु में हो सकता है, अथवा माता शिशु को स्तनपान कराएगी, ठीक है, इन्फेक्टेड है तब भी हो सकता है। तो तीसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, HIV संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र पर आक्रमण करते हैं। गंभीर संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता को दर्शाते हैं। बिल्कुल, इम्यून सिस्टम असफल हो गया तभी तो उसे गंभीर संक्रामक रोग हो गए। पहला भी करेक्ट है। टीकाकरण का सामान्य नियम यह कहता है कि शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाया जा सके। बिल्कुल करेक्ट है, यही करती है कोविड-19 वैक्सीन। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। देखिए, HIV संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में जाते हैं और इसके कार्य को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार HIV एड्स से बहुत से प्रभाव इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा शरीर जो है प्रतिदिन होने वाले छोटे संक्रमणों का मुकाबला नहीं कर पाता।
बात करें इम्यून सिस्टम की यानी प्रतिरक्षी तंत्र की, तो शरीर में प्रवेश करने वाले रोगों से लड़ने में उन्हें समाप्त करता है। इसलिए गंभीर संक्रामक रोग ये दर्शाते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र रोगों से लड़ने में असफल हो रहा है। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? अच्छा भोजन और पोषण। अब टीकाकरण का नियम समझते हैं। देखिए, टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षी तंत्र को मूर्ख बनाया जा सके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं के प्रति क्रिया करता है और फिर इसका जो है विशिष्ट रूप से स्मरण कर लेता है ताकि आगे ऐसा हो तो उसको याद रहे। और इस प्रकार जब वही रोगाणु या उससे मिलता जुलता रोगाणु कोई भी संपर्क में आता है तो शरीर पूरी शक्ति से जो है उसका मुकाबला करता है। ठीक है। और जो शरीर को पहला वाला संक्रमण हुआ था उसकी अपेक्षा जल्द ही जो है शीघ्र ही रिकवर हो जाता है, यानी संक्रमण को वो समाप्त कर देता है। कोविशील्ड कोवैक्सीन यही काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। पहला कथन है, वायरस मानव शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। देखिए, बैक्टीरिया में जो है अपनी जैविक रासायनिक प्रणाली होती है, जबकि वायरस में अपनी जैविक रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है, ना होती। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। इसलिए एंटीवायरस औषधि बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन है। अब समझते हैं एडवर्ड जेन्नर को। एडवर्ड जेन्नर ने कैसे किया? देखिए, एडवर्ड जेन्नर ने पाया कि चेचक यानी स्मॉल पॉक्स का वायरस जो है वो गो चेचक यानी काउ पॉक्स के वायरस का निकट संबंधी है। उन्होंने देखा कि जिन्हें काउ पॉक्स हुआ था उन्हें महामारी के समय भी चेचक नहीं हुआ। चूंकि काउ पॉक्स एक मंद रोग है, इसलिए एडवर्ड जेन्नर ने क्या किया, जानबूझकर लोगों को काउ पॉक्स दिया और पाया कि वे आम लोग भी चेचक के प्रतिरोधी हो गए। और इसी प्रक्रिया में जेन्नर ने जो है चेचक के टीके की खोज की। ये कुछ उसी तरह से काम कर रहा है जैसे कि ऊपर वाली एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, इम्यून सिस्टम वाली। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। कि फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त करने के लिए नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।